नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ये है नारी शक्ति में। तो इस कोरोना काल में कहीं ना कहीं आज का जो हमारा जीवन स्तर है, जो हमारी जीवन शैली है, वो बहुत परिवर्तित हो गई है। हम हमेशा बात करते हैं नौकरी पेशा व्यवसायिक लोगों की, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो आज इस काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, जो हमारे देश का आने वाला भविष्य है। लेकिन उसकी जो कमियां हैं उन्हें हम कैसे दूर करें, उनकी जो मनोस्थिति है उसे हम कैसे समझें और कैसे उनको इस चुनौती के लिए हम तैयार करें, ये एक बड़ी चुनौती आज हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है। और ऐसे में उन बच्चों को हमें तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है। जी हाँ, 10वीं की अगर बोर्ड परीक्षाओं की बात की जाए तो 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसे में बच्चे की जो मानसिक स्थिति होती है वो किस तरह की होती है, वो कैसे अपने मानसिक स्तर को स्वस्थ रखे और कैसे 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तैयारी करें, ये एक बड़ी चुनौती है इस परिवर्तित काल में। यही आज का हमारा विषय है। तो चलिए हम आज के विषय की शुरुआत करते हैं, जहां पर हमारे बीच इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। गोपाल गिरधानी जी, सर मैं सबसे पहले आपका स्वागत करूंगी। मैं बताना चाहूँगी सर मैथ्स के टीचर हैं, साथ ही सर ने डिप्लोमा लिया है, साइकोलॉजिकल काउंसलर भी सर हैं और सर ने एमबीए भी करा है। तो मैथ्स का क्योंकि जिक्र होता है तो ऐसे में कई बार जो बच्चे मैथ्स से डरते हैं उनके लिए क्या ट्रिक्स हैं, वो कैसे मैथ्स को इजीली समझें और कैसे 10th बोर्ड की जो एग्ज़ाम है उनकी तैयारी करें, ये हम सर से आज जानेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल सर मेरा ये कि आज का जो परिदृश्य है, आज जो स्थितियां हम देख रहे हैं एजुकेशन की तरह या स्तर पर, वो बहुत परिवर्तित हो गई हैं। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि पहले का जो दौर था वो ज़्यादा बेहतर था या आज जो दौर आया है ये ज़्यादा बेहतर है, और जो चुनौतियां हैं उनका सामना हम कैसे करें? जी, देखिए ये आपने बिल्कुल सही कहा कि चुनौतियां तो आई हैं। ख़ास तौर पे ये जो कोविड का जो मामला आया है, ये पेंडेमिक का जो समय आया है, इसने कई तरह की चुनौतियां हमारे सामने खड़ी की हैं। लेकिन समय समय पर अलग अलग तरीके की चुनौतियां आती रही हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। दिक्कत ये है कि हम इन चुनौतियों से सबक कैसे लेते हैं, उनसे क्या सीखते हैं और अपने आप को किस तरीके से इवॉल्व करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अब लंबे समय तक आपको पता होगा, बहुत पहले हमारे यहाँ जंगलों में जाके विद्यार्थी गुरुकुल में जाके शिक्षा लेते थे, है ना। फिर स्कूल का दौर आया, इसके बाद कॉलेज एक अलग माध्यम हो जाता है। अभी जो समय आया है उसमें ये हो गया है कि पेंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से 6 से 8 महीने तक लंबे समय से स्कूल बंद रहे। लेकिन रास्ते निकाले गए हैं। रास्ते ये निकाले गए हैं कि जो बच्चे अब स्कूल नहीं जा सकते, ऑफलाइन क्लासेस चूँकि लग नहीं रही हैं, हम फिजिकल डिस्टेंस हमको मेंटेन करना है, तो नए तरीके ईजाद किए गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस, मशीनों का दखल हुआ है ना, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुई है और ये कोशिश की गई है कि बच्चों की जो पढ़ाई है उसका नुकसान न हो, ये कोशिश की गई है। हाँ, अब ये कि स्वरूप बदला है, चुनौतियां हैं, स्वरूप बदला है, लेकिन हमने काफ़ी हद तक उस पर कोपिंग की है। देखते हैं आगे कैसे होता है। सर आपने यहाँ पर जिक्र किया गुरुकुल का, जी। अगला सवाल मेरा इसी से रिलेटेड है, क्योंकि जिस तरह से परिवर्तन हम देख रहे हैं, क्योंकि कुदरत का नियम है और ये अटल सत्य भी है, इसे हम नहीं झुटला सकते और ना ही हम इसे ठुकरा सकते हैं, लेकिन ये सत्य है कि परिवर्तन ही कुदरत का नियम। जी। गुरुकुल था, तब हमारे गुरु हमें बैठकर शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। उसके बाद हमने स्कूल देखा, कॉलेज देखा। स्कूल की अगर बात की जाए तो पहले ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, ब्लैक बोर्ड और चौक से बच्चों को पढ़ाया जाता था। उसके बाद फिर व्हाइट बोर्ड और मार्कर आया, उस पर भी कई सवाल उठाएगा। उसके बाद डिजिटल माध्यम से बच्चों को पढ़ाना, डिजिटल क्लासेस लेना बच्चों की शुरू की गई। लेकिन आज बच्चे ऑनलाइन क्लासेस की तरफ मूव हो चुके हैं। कई अगर ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात करूं तो वहाँ पर रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से बच्चे इस वक्त शिक्षा ले रहे हैं अपनी, और जो परीक्षाओं का दौर सामने आ रहा है उनकी तैयारी कर रहे हैं। इन सारे सिनेरियो को अगर देखें तो हम सबसे ज़्यादा, अगर हम चाहें जानना या समझना, सबसे ज़्यादा बेहतर कौन सा वक्त था? नहीं, दोनों वक्त की तुलना ठीक नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि जो ऑफलाइन क्लासेस होती थी उसमें टीचर्स और स्टूडेंट आमने सामने होते थे, उनके बीच में एक तरह की इमोशनल बॉन्डिंग होती है। हम सब कोई हाड़ मास के सिर्फ पुतले नहीं हैं, हम सब के अंदर भावनाएं हैं, इमोशंस हैं। वो सब चीज़ें
ख़त्म हुई हैं। कुछ दौर, मुझे लगता है कुछ समय है, ये समय भी ख़त्म हो जाएगा, नया समय लौटेगा, वापस स्कूल खुलेंगे। एक अच्छी बात सिर्फ ये हुई है कि अगर ये ऐसी स्थिति बनी रहती, अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो पहले हम क्या करते, तो हमारी पढ़ाई बिल्कुल बंद हो चुकी होती। एक अच्छी बात ये हुई है कि कम से कम हमारी पढ़ाई का नुकसान, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन हमने उसको कहीं एक हद तक संभालने की कोशिश की है। अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस का विकल्प है, उसका ऑल्टरनेट है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन अब ये मान के चलिए कि अब ये जीवन की सच्चाई बन चुकी है और अब ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। हमें केवल ये देखना है कि हम इनमें से दोनों माध्यमों के मिलाप को किस तरीके से लेके चलेंगे, उनकी ब्लेंडिंग किस तरीके से करेंगे और ज़्यादा बेहतर से बेहतर फ़ायदा किस तरीके से उठा सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। हमें ये सीखने की ज़रूरत भी है, पैंडेमिक ने हमको ये सिखाया है। और मुझे लगता है कि हर तरह की इंडस्ट्री, चाहे वो स्कूल की तरफ की बात करें या बच्चों की तरफ की बात करें, दोनों ने अपनी समझ को बढ़ाया है इस क्षेत्र में और इसको ठीक करने की कोशिश की है। बिल्कुल, क्योंकि परिवर्तन की बात हुई है, ऐसे में अब कहीं ना कहीं चुनौतियां बहुत सारी हैं सर। खासतौर से अगर बात की जाए बोर्ड एग्जाम्स की और 10th बोर्ड की मैं बात करूं, तो इसे लेकर बहुत सारी चुनौतियां हैं बच्चों के सामने। पहली चीज़, वो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, टीचर ऑनलाइन उनको क्लासेस दे रहे हैं जी। उस समय वो किस तरह से प्रिपरेशन करें, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसे वो कैसे समझें और कितने बेहतर तरीके से उसके लिए तैयार होकर उसका जो सामना है, जो एक कहते हैं चुनौती का जो सामना है वो करे, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्मिता, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अब ये समय आ गया कि सबसे पहले हम ये समझ लें, हर परीक्षा महत्वपूर्ण है, सिर्फ 10वीं 12वीं नहीं, हर परीक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब मैं ये देखता हूँ कि बच्चे 10th के बोर्ड में या 12th बोर्ड में जब इस तरह की कोई बड़ी परीक्षाएं आती हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो अपने जीवन से ज़्यादा इसको महत्वपूर्ण मान लेते हैं। तो ये क्लियर कर लें कि परीक्षाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वो जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब बात आती है कि जब बच्चे 10th में होते हैं, आमतौर पे उनकी उम्र 15 वर्ष होती है, प्लस माइनस 1 ईयर कर लें अपन। 12th में बच्चा 17 ईयर्स का, अब ये जो उम्र है जिसको टीन एज हम बोलते हैं, इसमें हार्मोन्स अलग तरीके से काम करते हैं, है ना। तो बच्चा आमतौर पे एक्सट्रीम हो जाता है ना, या तो वो बहुत ज़्यादा तनाव ले लेता है पढ़ाई का, या फिर वो पढ़ाई से एकदम उचट जाता है, यानी वो दूसरे छोर पे खड़ा हो जाता है। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि उनके परिवार के सभी सदस्यों के लिए भी, कि वो बच्चे को एक मॉडरेट लेवल पे लेकर आए। मतलब वो दोनों छोर पे जो खड़े हुए बच्चे हैं, उनको परीक्षा को जंग की तरह नहीं लेना है ना। परीक्षा सिर्फ, अगर आप ये समझ रहे हैं कि अंक हासिल करने की कोई एक तरीका है, जैसे कि आज एक तरह की चूहा दौड़ शुरू हो गई है अंकों को हासिल करने की, ऐसे बच्चों ने भी आत्महत्या की है जिनके 94% आए हैं, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं 95-96 थी, है ना। तो ये जो चूहा दौड़ है, हमें इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमें ये सीखना पड़ेगा कि जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, वो सिर्फ अंक लाने का साधन मात्र नहीं है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि शिक्षा बहुत वृहद, एक बहुत ही ब्रॉडर एस्पेक्ट है। वो आपको जीवन जीने की कला सिखाता है। अगर पढ़ाई की वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो फिर जीवन जीने की कला का क्या हुआ? जीवन तो उससे बड़ा है। आप जीवन में तभी कुछ कर पाएंगे जब आप जिंदा रहेंगे, तो जिंदा रहना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखें कि पढ़ाई की वजह से कई बच्चे इतने तनाव में आ जाते हैं कि एकदम पढ़ाई से मन ही उचट जाता है उनका। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे होते हैं, पीयर प्रेशर में आके उनकी खुद की भी अपेक्षाएं खुद से होती हैं, आसपास के माहौल से। ऐसा मैं समझता हूँ कि ये मैं इसको, इस टर्म को यूज़ करता हूँ कि ये जो गलत अपेक्षाएं हैं जो बच्चों ने खुद के साथ लगा ली हैं, या उनके माता पिता ने या उनके परिवार के लोगों ने या समाज के लोगों ने उनसे लगा ली है, इन सब से दूर हटने की ज़रूरत है। आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि बच्चे अपने आप को इसके लिए किस तरह से तैयार करें कि वो इस 10th और 12th के एग्ज़ाम के लिए अपने आप को मजबूत बना सकें।
तो मेरा इसमें ये कहना है कि जब आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं, साल भर पढ़ाई करते हैं, उस पूरी प्रक्रिया से गुजरते हैं, सीखने की प्रक्रिया से गुजरते हैं, तो अंक तो आपको हासिल होंगे, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन सीखने की प्रक्रिया ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमको ये समझना है, एक बात। दूसरी बात है कि आप रेगुलर पढ़ाई करें। अगर आप सोचते हैं कि आखिरी के महीने में पेपर से 1 महीना पहले, 15 दिन पहले बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे और लिखाएंगे, वो एक तरीका ठीक नहीं है। तो हम शुरू से, जैसे हमारा सत्र शुरू होता है, साल भर हमें समय मिलता है, हम टाइम टेबल बना के नियमित अंतराल पे अपन पढ़ाई करें। उसमें जो भी हमारे मेंटर हैं, जो हमारे गाइड हैं, उनसे मदद लें, और सिर्फ पढ़ाई नहीं, हम बाकी चीज़ों पे भी फोकस करें, चाहे वो खेलकूद वाला हिस्सा हो, हमारी फिजिकल एक्टिविटी का, उस पर भी ध्यान दें। दोस्तों के साथ गप्पेबाजी भी ज़रूरी है ना, उनके साथ समय बिताना भी ज़रूरी है। हमारे को अपने एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखना है और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। जी बाकी सर, क्योंकि आपने यहाँ पर नंबरिंग की बात की, जो आज की पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं इस तरह की हो गई कि बच्चे सिर्फ नंबर ले रहे हैं। जी। एक दौर हमने ये भी देखा था कि शिक्षा का जो मुख्य महत्व था या जो उसका उद्देश्य था वो था कि आप जीवन के लिए तैयार हों। जी। लेकिन आज हम सिर्फ नंबरों के पीछे भाग रहे हैं। जी। और 10th में आकर ये प्रेशर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी। और आज जब हम ऑनलाइन क्लासेस में बैठ रहे हैं तो ये प्रेशर मुझे लगता है और ज़्यादा दुगना हो गया है। जी। इस चीज़ को कैसे समझें और कैसे हम जीवन के लिए तैयार हो, जीवन की जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए तैयार हो, क्योंकि ये तो अभी हम सिर्फ सीखना शुरू कर रहे हैं। जी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे ये कहा कि जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात आपकी बिल्कुल सहमत हूँ मैं इस बात से कि आजकल नंबर, मार्क्स इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं, वो किसी भी चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसका कारण ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो दूसरे बच्चों से अपने बच्चों की तुलना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो फलां जो है, उनके हमारे मित्र हैं, उनका बच्चा सीए हो गया है, उसका सीए में सिलेक्शन हो गया है। एक तरह से आप अपने बच्चे को ये बता रहे हैं कि उसने एक पैरामीटर सेट कर दिया है, अब तुम्हें भी उस दौड़ में शामिल होना है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को इस तरह की चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि शिक्षा के बारे में हम बात कर रहे हैं। शिक्षा एक बहुत बड़ा स्वरूप है। वो सिर्फ अंकों को लाने का साधन नहीं है, वो आपको जीवन जीने की कला सिखाता है। जैसा अभी आपने कहा, वो आपको अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाता है। आप किस तरीके से सामाजिक बर्ताव करेंगे, आप कोई व्यक्ति कितना शिक्षित है, कोई वहाँ से चल के आए अगर आपके सामने, आपसे वो एक शब्द भी नहीं बोले, आप उसके उठने बैठने के तरीके से जज कर सकते हो कि वो किस तरह का बंदा है। ये शिक्षा हमको सिखाती है। तो वो जो पहलू है, अब हमने उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिया है। आपने ऑनलाइन क्लास की बात करी कि उससे ये क्यों कैसे हो रहा है, तो एक्चुअली क्या है, ऑनलाइन क्लासेस पूरा सब्जेक्टिव हो गया है। केवल विषय से संबंधित ज्ञान दिया जा रहा है। नैतिक शिक्षा की कोई बात आज करने को तैयार ही नहीं है। एक विषय होता था जब आप और हम पढ़ते थे, एक विषय होता था नैतिक शिक्षा, उसका मोरल साइंस, पूरा बिल्कुल एक पीरियड लगता था मुझे याद है क्लासरूम में। जी। और बकायदा उसमें चेक किया जाता था कि आपकी यूनिफॉर्म कैसी है, आपके नाखून कट हैं या नहीं, और बाकी की जो एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज वो आपसे करवाई जाती थी। जी। पूरा आपको देखा जाता था कि आप अनुशासन में हैं या नहीं है, वो आपको सिखाया जाता था। बिल्कुल, वो खत्म हो गया वो विषय। आपकी मार्कशीट में एक विषय होता था, वो भले वो सबसे आखिर में होता था और उसको मेरिट में नहीं जोड़ा जाता था टोटल मार्क्स में, लेकिन उसके अंक लिखे होते थे वहाँ पर। और बच्चा मुझे लगता है सबसे ज्यादा उसे देख के खुश होता था कि मेरे इसमें सबसे ज्यादा नंबर आए। अब वो चीज़ कहीं खो गई है, हम मशीनी उसमें आ गए हैं। अब आप किस तरीके से किसी परीक्षा में सफलता का पैमाना बदल गया, आपने सफलता के पैरामीटर्स चेंज कर दिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं, वो सब बच्चों के, अपने बच्चों के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। पेरेंटिंग भी सीखने की ज़रूरत है। मैं ये मान के चलता हूँ कि सिर्फ हम बच्चे को पैदा कर देते हैं, माँ बाप बन जाते हैं, ये टाइटल हमें मिल जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छे पेरेंट्स हैं। हमें पेरेंटिंग भी सीखने की ज़रूरत है और जीवन भी सीखने की ज़रूरत है। जीवन अनुभवों से आता है।
अभी बच्चों में आपने महसूस किया होगा संघर्ष का मादा खत्म हो गया है। छोटी छोटी बातों पे बच्चे हर्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। सिर्फ इस बात पे कुछ साल पहले मैंने अखबार में खबर पढ़ी, भोपाल में कोलार की कोई खबर थी कि बच्ची को माँ ने टीवी देखने से मना किया, 6 की बच्ची थी और वो बुरा मान गई, उसने कमरा बंद करके और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उसने आत्महत्या कर दी। ये क्या हो रहा है? ये वास्तव में चिंता का विषय है। तो हमने भी, आप तो खैर हमारे यहाँ कारपोरल पनिशमेंट ख़त्म हो गया है, लेकिन हम और आप तो अपने टीचर्स की मार खा के बड़े हुए हैं। अब तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, मैं उसको इंडोर्स भी नहीं करता, लेकिन वर्तमान मूल्यांकन पद्धति पे ध्यान देने की ज़रूरत है और सरकार दे भी रही है। अभी जो नया जो प्लान आया है 2020 का, जो एजुकेशन का नया सिस्टम आया है, जिसको अभी धीरे धीरे हम सिस्टम में लेने वाले हैं, उसमें शिक्षाविदों ने और हमारी सरकार ने इस पे ध्यान दिया है। और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे ये जो लार्ड मैकाले वाला सिस्टम हमारे पास चल रहा है आज़ादी के बाद से, उसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन आएगा और सुधार होगा। सर 10th के बच्चे इस वक्त बहुत ज़्यादा मुझे लगता है टेंशन में होंगे, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम होना है उसका पैटर्न चेंज हुआ है। वो किस तरह से यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन करें, पेरेंट्स किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करें, उनका ध्यान रखें ताकि वो कोई गलत कदम ना उठाएं? ठीक है, एग्ज़ाम है, उसे एग्ज़ाम की तरह फाइट कीजिए, उसे आप ज़िंदगी का मुद्दा ना बनाइए। ये बहुत ज़्यादा समझने की बात है। तो इस वक्त किस तरह से वो प्रिपरेशन करें और मैथ्स का जो फियर है वो कैसे वो दूर करें? सबसे ज़्यादा उन्हें वहाँ कहीं ना कहीं डर लगता है, तो वो मैथ्स से डरे ना, बल्कि उसे प्यार करें, उसे समझें और इन्जॉय करके उसे जो है उसे समझें और उसका सामना करें। जी स्मिता, आप बताएं कि कोई भी चीज़ अगर कोई हमारी दुश्मनी हो किसी से, उसको ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है उससे दोस्ती कर लेना। तो अगर कोई विषय अभी आपको डरा रहा है, सिर्फ मैथ्स नहीं, दूसरे विषय भी हो सकते हैं, तो अगर आपको डरा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने उनको अपना दुश्मन बना लिया। अब बेहतर तरीका ये है कि आपको दुश्मनी ख़त्म करनी है तो उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। और दोस्ती उससे भाग के नहीं हो सकती। आप किसी चीज़ से पीछा नहीं छोड़ा सकते दूर भाग के। वो कहीं न कहीं आपके सामने एक न एक दिन बड़े स्वरूप में आके खड़ा होने वाला है। और अगर कोई छोटा जख्म है, अभी आपने उसका इलाज नहीं किया, तो वो बाद में नासूर बनने वाला है। तो वो चीज़ किसी न किसी स्वरूप में आपके सामने आएगी। तरीका ये है कि चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, कोई और विषय हो, तो उनके जो फंडामेंटल्स हैं, जो आधारभूत ज्ञान है, हमें उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। हम कोशिश करें कि जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके जो जड़ें हैं, अगर उसमें कुछ कमियां हैं, और कारण अधिकांश में पाता हूं कि मैथ्स में कम से कम मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि बच्चों को वो समस्याएं होती हैं। मैं देखता हूं कि जो बच्चे 9th-10th में होते हैं, वो कई बार LCM SCF करने में उनको दिक्कत आती है। बेसिक जो फंडामेंटल जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवीजन, बच्चे कहीं उसमें लेग बिहाइंड करते हैं, उसमें कहीं पीछे छूट जाते हैं। परसेंटेज निकालने में बच्चों को दिक्कत आती है। तो जब आप कोई एक लंबा सवाल आपके सामने होता है, तो उसकी प्रोसेस में ये जो ऑपरेशंस आते हैं वो बच्चों को दिक्कत करते हैं। तो बेहतर हो कि बच्चे अगर किसी वजह से फाउंडेशन के दौरान, प्राइमरी क्लासेस में, मिडिल की क्लासेस में इन चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाए हैं, तो किसी अच्छे मेंटर को साथ में लेके, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, 1-2 महीने में इस तरह की चीज़ें, चूँकि अब बच्चा बड़ा हो गया तो मैच्योरिटी लेवल भी बड़ा आ गया। आप जब 7th में थी खुद, तो हो सकता है 7th की चीज़ समझ में नहीं आती हो, लेकिन जब आप 10th में आ जाते हैं तब तो 7th की चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं। तो आप थोड़ा सा पीछे अपने फंडामेंटल्स को, अपने आधारभूत को क्लियर करें, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि विषय के प्रति अपनी समझ को बढ़ाना। आपको जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि ये विषय मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसको मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, अगर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ाई जा रही है ये नहीं समझा पाया कि ये आपको लाइफ में कहाँ काम आएगी, तो उसका आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। तो ये टीचर का भी जवाबदारी है कि जब वो किसी नए टॉपिक को स्टार्ट करता है, नए विषय को स्टार्ट करता है, तो वो बताए कि आप जब इस विषय को पढ़ेंगे तो आपको जीवन में इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ेगी। अभी नहीं पड़ेगी, लेकिन कहाँ कहाँ पड़ सकती है, आपको ये कहाँ काम आएगा। तब बच्चे की उस विषय में रुचि जागृत होती है।
चलिए सर आगे बढ़ती हूँ क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में अब एग्ज़ाम का जो फंडा है वो भी चेंज है। एक वक्त था जब क्लासरूम में हम बैठते थे तो हमारी टीचर का जो ध्यान होता था वो सारे बच्चों पे होता था। आज ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, यहाँ पर एक वक्त में टीचर को उन तमाम बच्चों पर ध्यान देना है। उनकी बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, उन्हें वो कैसे रिजॉल्व करे। और एक सबसे महत्वपूर्ण, जब हम क्लासरूम में थे तो बच्चे और टीचर के बीच में एक बॉन्डिंग होती थी, एक आत्मीय लगाव भी होता था कि हाँ ये हमारी टीचर है, एक डिसिप्लिन भी होता था। लेकिन वो कहीं ना कहीं आज हम ऑनलाइन क्लासेस में लैक होता हुआ देख रहे हैं। ये जो एक गैप आया है इसे किस तरह से फुलफिल किया जाए ताकि बच्चों के अंदर जो एक डर है किसी सवाल को लेकर, किसी सब्जेक्ट को लेकर, तो वो कैसे उनसे क्लियर करें और उस चुनौती का सामना करें। जी देखिए, पहली बात तो अब ये समझ लें कि ऑनलाइन क्लासेस आज की सच्चाई बन चुकी है। अब इसको रिप्लेस तो नहीं किया जा सकता। और ये हमारी जो ऑफलाइन क्लासरूम में जो क्लासेस लगती थी ये उसका विकल्प नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि किसी हद तक हम अपनी पढ़ाई को, जिसका वो नुकसान हो रहा था, उसकी भरपाई कर पा रहे हैं। एक बात है। आपका ये कहना है कि बच्चों का टीचर्स के साथ ऑनलाइन क्लासेस के दौरान एक तो रेपो बिल्डिंग नहीं हो पाता है, रेपो बिल्डअप नहीं हो पा रहा है। दूसरा आपका कहना है कि बच्चों के अंदर जो डाउट्स होते हैं वो उसको बच्चे उसी समय नहीं पूछ पा रहे हैं। अब उसका तरीका ये है कि दो बातें हैं। एक तो इसका एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, टीचर और स्टूडेंट्स को मिलके ही इसका एक मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा। अभी जैसे मैं भी कुछ ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ तो हमें बच्चों के माइक बंद करवाने होते हैं। हमको उनको बोलना पड़ता है बेटा आप म्यूट पे चले जाओ ताकि आप मेरी क्लास, क्योंकि आपको पता नहीं होता ना कि बच्चा किस समय बोलेगा। जब ऑफलाइन क्लास में बच्चा सामने मौजूद होता है तो वो थोड़ा सा हाथ खड़ा करता है ना, तो आप उसको बोलने का मौका देते हो या उसको बोल देते हो 2 मिनट रुको जरा, ये मैं इस लेवल तक पढ़ा दूँ फिर आपको बताता हूँ, या थोड़ी देर बाद रुको, जो तुम्हारे मन में सवाल है मुझे पता है, क्योंकि टीचर को अनुभव होता है, मुझे मालूम है कि तुम्हारे मन में सवाल है और ये तुम्हारा अभी डाउट 2 मिनट बाद मैं जो पढ़ाऊँगा उससे दूर हो जाएगा। ऐसा भी होता था। ये ऑनलाइन में थोड़ा मिसिंग है। अब उसका तरीका ये है कि दोनों पक्षों को थोड़ा धैर्य रख के स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हम लोग लगाते हैं। बच्चे जो हैं अलग समय पे जो है अपने व्हाट्सएप चैट के माध्यम से अपने जो डाउट्स हैं वो शेयर कर देते हैं टीचर्स के साथ, फिर टीचर उनको अलग से एड्रेस करते हैं। एक तो हम ये मैकेनिज्म बनाते हैं। दूसरा ये कि देर सवेर आप ये मान के चलिए कि ये कोई लंबा दौर नहीं है ऑनलाइन क्लासेस का। हम सब जल्दी ही स्कूलों में, कॉलेजेस में लौटने वाले हैं, है ना। ये समय तो टेम्परेरी फेज़ है, ख़त्म हो जाएगा तो फिर से स्कूल हरे भरे होने वाले हैं, वहाँ चहल पहल होने वाली है, बच्चे दौड़ लगाने वाले हैं। तो जो आपकी चिंताएं हैं मैं उसको समझ पा रहा हूँ और वो दूर होने वाली, ये होगा। क्योंकि जब टीचर और स्टूडेंट जब आमने सामने होंगे तो ये जो दौर आप इस समय जो हम फेस कर रहे हैं आप इसको भी भूल जाएंगे। आप भूल जाएंगे कि ये भी दौर एक आया था। लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग चुनौतियाँ तो हैं और अलग अलग तरीके से टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, इंस्टीट्यूट्स को, पेरेंट्स को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी जवाबदेह लोग हैं इस बच्चों की पढ़ाई के लिए, उन सबको इसका मिलके हल तो निकालना है। अब वो 19-20 हो सकता है हल, सबको आप संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक मैकेनिज्म तो बना ही सकते हैं। सर ऑनलाइन क्लासेस की कमी और खूबियाँ क्या कहेंगे आप? एक खूबी तो ये है कि अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती, ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती, तो बच्चों की पढ़ाई एक तरह से वैनिश हो चुकी होती। एक लंबा अंतराल आ जाता बच्चों की पढ़ाई में और हम उसको किसी हद तक ठीक कर पाए हैं। ये सबसे बड़ी खूबी है। आपने कमी पूछी है तो कमियां कई सारी हैं। कमियां ये है कि बच्चों को नेट कनेक्टिविटी ग्रामीण क्षेत्रों में ख़ास तौर पे नहीं मिल पाती है ना। इसके अलावा आर्थिक अभाव में अगर किसी परिवार में 3 या 4 बच्चे हैं और एक ही टाइम पे सभी बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस है क्योंकि स्कूल के टाइम फिक्स होते हैं, रिसोर्सेज की कमी है, घर में 1 या 2 मोबाइल हैं, है ना। पेरेंट्स के पास कई बार हम अधिकांश मध्यम वर्गीय या न्यूनतम मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, लैपटॉप वगैरह की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। ये चुनौतियां तो हैं। ये कमियां के साथ रहेगा। अब ये है ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्ड हो जाती हैं तो ये हो सकता है कि बाद में अगर वो चाहें
तो रिकॉर्डेड क्लास अटेंड कर सकते हैं, ये एक फ़ायदा है। तो ब्लेंड है, ठीक है। वाकई इन तमाम चीज़ों के बीच सर 10th के बच्चों को आप क्या इस वक्त मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि पैटर्न बदला है लेकिन हौसला कम नहीं होना चाहिए, जी। चुनौती उसका सामना करें कैसे वो, क्योंकि आप एक खुद शिक्षक हैं, आप जी। बच्चों को पढ़ाते हैं, तो 10th के बच्चों को खासतौर से जिनके जी। बोर्ड एग्जाम्स हैं उनके लिए क्या संदेश आप देंगे? पहला संदेश तो ये है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है उस पर भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, जो आपने पढ़ाई की है उस पर भरोसा रखिए, आप अपने आत्मविश्वास को मत खोइए। मैं हमेशा से बच्चों को बोलता हूँ कि हमेशा एक किताब पर, एक टीचर पर और एक ही भगवान पे भरोसा रखा करो, तो हमको भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जो कुछ आपने पढ़ा है उस पर भरोसा रखें। दूसरी बात यह है कि सब बच्चों के 100 में से 100 नंबर आ जाएं, ये ज़रूरी नहीं है ना, और संभव नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, है ना। ऐसा कोई पेपर स्मिता आज तक नहीं बना, किसी भी बंदे ने, कोई भी शिक्षाविद ऐसा पेपर नहीं बना सकता जो 3 घंटे के अंदर किसी बच्चे की काबिलियत को रिप्रेजेंट कर सके। ऐसा आज तक एक पेपर नहीं बना। और बच्चे में सिर्फ किताबी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, बच्चे में बहुत सारे दूसरे गुण होते हैं, है ना। हम उनको केवल अंकों के माध्यम से बच्चों को अगर तोलेंगे तो ये उनके साथ ज्यादती होगी, बच्चों के साथ ज्यादती होगी, उनकी प्रतिभा के साथ अन्याय होगा, है ना। कोई अच्छा बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है तो हमें हर जगह गणितज्ञों की ज़रूरत नहीं है, हमें हिस्टोरियंस भी चाहिए, इतिहासकार भी चाहिए। तो बच्चा इतिहास में अच्छा हो सकता है ना, तो किसी और विषय में बेहतर हो सकता है। हमें अच्छे संगीतकारों की भी ज़रूरत है। तो बच्चा अगर म्यूज़िक में अच्छा है, मैथ्स नहीं आती है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। हमें अच्छे भाषा के जानकार लोगों की ज़रूरत है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हर क्षेत्र में बेहतर स्कोप है। तो बच्चों को ये है कि वो रिकॉग्नाइज करें कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, और पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों की मदद करें उसमें, कि बच्चा उसको लगता है कि जिस चीज़ में वो बेहतर कर सकता है उसके लिए वैसा एनवायरनमेंट तैयार करें और बच्चों को उस तरह की सुविधाएं दें। एग्ज़ाम के बारे में मैं ये कहूँगा कि एग्ज़ाम से पहले जो भी विषय आपने पढ़ लिया है उसको आप नया नहीं पढ़ना है। एग्ज़ाम के समय में ख़ास तौर पे आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो आपने पढ़ लिया है, जो आपको पहले से आता है, उसी का दोहराव करें, उनकी प्रैक्टिस करें। दूसरी बात है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, लिख के पढ़ेंगे जी, वो ज़्यादा मजबूत होगा, वो पक्का होगा। कागज़ पे जो कुछ आ जाता है छप के, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। तो अगर बच्चे लिख के पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा चिरस्थायी होगा, लंबे समय तक उनको याद रहेगा। अच्छी नींद लें एग्ज़ाम से पहले। ऐसा नहीं हो कि पेपर के टेंशन में सुबह 8 बजे या 7 बजे उनका पेपर है और रात को सोए नहीं आप, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। पेरेंट्स को ध्यान देना है कि बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा तनाव तो नहीं ले रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं पढ़ रहा है, ये भी एक चुनौती है, ये देखना पड़ेगा। वाकई। तो आज हमने जाना कि किस तरह आप ऑनलाइन क्लासेस में अपनी तैयारियां करें, 10th को लेकर आप किस तरह से आप अपनी तैयारियां करें, ये हमने जाना। हमारे बीच आज शिक्षक मौजूद थे। गोपाल सर, आप आए, आपके आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो आज हमने टिप्स जाने हैं। आपको ये भी बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार छात्रों से संवाद कर रहे हैं। उन्होंने भी कुछ टिप्स यहाँ पर बच्चों को दी थी, जिसके बाद में बच्चों की जो टेंशन है वो थोड़ी कम हुई। लेकिन हमारी कोशिश यही थी कि 10th के बच्चे इस वक्त अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, किसी तरह का स्ट्रेस ना लें, और पेरेंट्स जो हैं वो ख़ास तौर से उनका ध्यान रखें, क्योंकि अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की है। आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।